केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन इस नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर सियासत खूब हो रही है। कई राज्यों ने अपने राज्य में नई पेंशन स्कीम को लॉन्च भी कर दिया है। विषय को जानने के लिए हमारे साथ हैं गोयनका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री आशुतोष प्रिय जी। देखिए, अगर हम बात करें पेंशन स्कीम की, क्योंकि अभी हम जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, मोदी सरकार ने जो एक नई पेंशन स्कीम लाने की कोशिश की है, ईपीएस, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और ये पेंशन योजना, मतलब अगर हम 3 पेंशन योजनाओं की बात करें, ओपीएस की बात करें, एनपीएस की बात करें और यूपीएस की बात करें, तो कोई भी पेंशन ओपीएस से किसी की बराबरी करना बेईमानी, क्योंकि ओपीएस एक ऐसी पेंशन योजना थी जो सामाजिक सुरक्षा देती थी और जिसमें कि सरकार ने किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी और उसके लिए उसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। और बिना कंट्रीब्यूशन के उसको जो सरकार थी वो आधी पेंशन देती थी, आखिरी जो सैलरी होती थी उसकी आधी पेंशन देती थी, उस पर डीए भी मिलता था। और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है तो वो पेंशन मिलती रहती थी। 2004 तक यही चीज रही। 2004 में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के तौर पर अगर मैं बताऊं तो किसी की देश की अर्थव्यवस्था को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। ये एक अलग बात है कि सरकारी कर्मचारी बहुत कम होते हैं, तो उस समय यह सोचा गया कि खाली सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों मिले, प्राइवेट वाले को भी मिलनी चाहिए। तो भारत सरकार ने एक नई योजना लाई, इसको हमने नेशनल पेंशन स्कीम कहा। और नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन स्कीम थी जिसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी था। देश, अगर बड़े देशों की बात करें, हम अमेरिका की करें या डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर कहीं पर भी पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी ही होती है। सरकार पूरा पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाती है। तो एक साहसिक कदम था, लेकिन साहसिक कदम के साथ साथ धीरे धीरे जो देखा गया वो परेशानियां ये आनी शुरू हुई कि हम ये कॉन्ट्रीब्यूटरी तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिरी में जो पैसा आया मेरा, उससे मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, वास्तव में वो सुरक्षा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो देखा अभी गया, विरोध तब शुरू हुआ कि लोग रिटायर हुए तो किसी को 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 रुपए पेंशन मिल रही है। वो मिलती कैसे थी? वो ऐसे मिलती थी कि सरकार ने 10% आपका पैसा लिया और 10% उन्होंने जमा करना शुरू किया। और जो वो जो कॉर्पस बनता था, और कॉर्पस, सरकार की मंशा खराब नहीं थी, मंशा ये थी कि जो कॉर्पस बने, जैसे मैं अगर अपना पैसा लगाता हूं तो सेविंग बैंक की जगह मैं एफडी करना चाहूंगा या मैं शेयर मार्केट में लगाना चाहूंगा। जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलता है वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमको पैसा हमारा लग जाए। तो सरकार ने भी ये सोचा कि हम ये पैसा जो है वो मार्केट में ले आए। लेकिन मार्केट, हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं मोर रिस्क मोर गेन, लेकिन मोर रिस्क मोर लॉस भी हो सकता है, वो नेगेटिव में जा सकता है। तो ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों को डर ये व्याप्त हुआ कि मैंने पैसा, अगर मान लीजिए मैंने एक कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का इकट्ठा किया और वो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस लास्ट में जाके कहीं मार्केट धड़ाम हो गया, जैसे 2008 में एकदम मंदी आई थी तो एकदम सारे मार्केट धड़ाम हो गए, उस समय मेरा क्या होगा? क्योंकि उसके पास क्या, उसमें स्थिति ये थी कि आपने पूरे अगर 20 साल, 25 साल, 10 साल, उसमें ये कहीं पर नहीं था। अगर आप 10 साल की नौकरी करते हैं तो, 2 साल की करते हैं तो, 25 साल की करते हैं तो, 50 साल की करते हैं तो, हर केस में पैसा आपका है और आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एग्रेसिव स्कीम में लगा दें या आप नॉर्मल स्कीम में लगा दें। और उस जो मैंने डिसीजन लिया, अब सरकार ने कहा डिसीजन आपका है, लेकिन हर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता। ये बेमानी बात है कि हम कह दें कि भाई आपको जो है एक चुनाव करने की स्थिति दी जाती है। मैं तो अभी आपको बताऊं कि अगर म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं लोग, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ज्यादातर लॉस हो जाता है लोगों को। तो ये अज्ञानता तो है ही है लोगों के पास। अज्ञानता भी नहीं कहेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि उनके पास जानकारी की कमी है। तो जानकारी की कमी होने की वजह से जो भी पैसा जहां सरकार चाहती थी या जहां भी वहां लगता चला जा रहा था, और लगने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कॉर्पस इकट्ठा हुआ, मान लीजिए मेरा कॉर्पस 1 करोड़ रुपए हुआ, तो उसमें से 60 लाख रुपए मुझको रिटायरमेंट के टाइप मिल जाएंगे और 40 लाख रुपए जो होंगे उससे पेंशन मिलेगी, मेरे को मिलेगी, सेम पेंशन मेरी वाइफ को मिलेगी अगर मैं नहीं रहता हूं। आइदर ऑफ सर्वाइवर की बात थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मिलेगी, मेरी वाइफ को मिलेगी। और उसके बाद जो कॉर्पस है 40 लाख रुपए, वो मेरा खत्म नहीं हुआ, वो मेरे नॉमिनी को मिलेगी, वो मेरे बच्चों को पैसा मिल जाएगा, यानी वो मेरा पैसा था। सरकार ने एक शर्त लगा दी
कि ये पैसा मैं तब दूंगा आपको जब आप दोनों नहीं रहेंगे, ये पैसा आपस रख। ये स्कीम थी, लेकिन इस स्कीम में जो समस्याएं आई वो ये आई कि ये कॉर्पस जो नए लोग थे उनके कम थे, किसी की सैलरी कम है, वो कोई इंटरेस्ट के तौर पर दी जाती थी और वो इंटरेस्ट उतना नहीं बनता था जिससे कि हमारा खर्चा चल सके। इसका विरोध होना शुरू हुआ और एक विरोध का कारण ये भी था कि मार्केट में मेरा पैसा क्यों लगा रहे हो, एश्योर्ड स्कीम में क्यों नहीं लगा रहे हो। इस सारी चीजों को देखने के बाद जब ये स्थिति आगे बढ़ी तो जितनी भी यूनियंस थी उन्होंने कोशिश करी कि भाई कुछ किया जाए, और उसके बाद जब आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जैसे ही जो लगा अभी, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अचानक ऐसी स्कीम लाने की जरूरत क्या थी कि एकदम बहुत जल्दी में ले आए आप। तो उसका कारण ये भी रहा कि सरकार में बहुत सारे लोग, कोएलिशन गवर्नमेंट हो गई और एक अपना पूर्ण बहुमत ना होने के भाजपा का नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है एक स्कीम लाई जाए और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन्होंने ले आई।